बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर और लेक्चर नंबर 5। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है बोहर एटॉमिक थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है नज़रिया। थ्योरी का मतलब क्या होता है? नज़रिया। यानी कि बोहर ने एटम के बारे में एक नज़रिया दिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के अंदर आ सकता है वो ये है, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करें। पार्शुलेट्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है नज़रिया, यानी कि हमने वजाहत करना है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। बोहर ने एटम के बारे में जो नज़रिया दिया था, समझ आ गया? बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर का जो पूरा नाम था ना, इसका पूरा नाम था नील बोहर। इसका पूरा नाम क्या था? नील बोहर। ये कहाँ का रहने वाला था? ये डेनमार्क का रहने वाला था। और ये किस सब्जेक्ट का था? ये फिज़िक्स का था। ये किस चीज़ का था? ये फिज़िक्स का था हमारे पास। ये नील बोहर वाज ए डैनिश फिजिस्ट। नील बोहर डैनिश का मतलब होता है डेनमार्क का रहने वाला। किसका था ये? डेनमार्क। और फिज़िक्स मतलब कि फिज़िक्स का था हमारे पास। नील बोहर वाज द डैनिश फिजिस्ट हु ज्वाइंड, जो शामिल हुए किसके साथ? रदरफोर्ड के साथ इन 1912 के अंदर। यानी कि 1912 के अंदर नील बोहर शामिल हुए रदरफोर्ड के साथ। समझ आ गया? 1912 के अंदर जब नील बोहर शामिल हुए थे रदरफोर्ड के साथ, तो 1913 के अंदर बोहर ने एटम के बारे में अपनी थ्योरी दी थी हमारे पास। ये इन 1913 के अंदर बोहर पेश करते हैं हिज एटॉमिक मॉडल, अपना एटम के बारे में एक मॉडल बेस्ड। इसकी बुनियाद किस पर थी? क्वांटम थ्योरी पर थी। अगर अब आपसे कोई पूछे जो बोहर एटॉमिक थ्योरी ये किसकी बुनियाद पर है, तो आपने बता देना है ये किसकी बुनियाद पर था? ये क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स एनर्जी। क्या मतलब होता है इसका? फिक्स एनर्जी होता है हमारे पास। ये मैं आपको समझा देता हूँ फिक्स एनर्जी का क्या मतलब होता है हमारे पास। ये आपको पता है एक जो एटम होता है ना, एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं शेल। इसके इर्द गिर्द क्या पाए जाते हैं? इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं शेल। पहले शेल को बोलते हैं हम के शेल, और दूसरे शेल को बोलते हैं एल शेल, और तीसरे शेल को बोलते हैं एम शेल। समझ आ गया? अब ना फॉर एग्जांपल हमारे पास तीसरा जो शेल है ना, तीसरे शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन आना चाहता है पहले शेल के अंदर। तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आना चाहता है पहले शेल के अंदर, तो वो अपने अंदर से ना एनर्जी को क्या करेगा? वो अपने अंदर से एनर्जी को निकालेगा बाहर, और निकालेगा भी फिक्स एनर्जी। क्या निकालेगा? फिक्स एनर्जी निकालेगा। इसी तरह अगर वो दूसरे शेल से जाना चाहता है तीसरे शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल में और जाना किस में चाहता है? वो तीसरे शेल में जाना चाहता है, तो वो अपने अंदर एनर्जी को क्या करेगा? अपने अंदर एनर्जी को जज़ब करेगा, और वो जज़ब भी क्या करेगा? फिक्स एनर्जी जज़ब करेगा। तो हम कह सकते हैं अगर तीसरे से पहले में आएगा या दूसरे से तीसरे में जाएगा, तो वो अपने अंदर एनर्जी को या तो जज़ब करेगा या तो वो बाहर निकालेगा, और निकालेगा भी क्या? वो फिक्स एनर्जी बाहर निकालेगा। इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब क्या होता है? फिक्स एनर्जी होता है हमारे पास। और इसके बाद नोबेल प्राइज़ मिला था बोहर को 1922 के अंदर। ये समझ आ गया? ये और ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा होता, सिर्फ आपने इसमें याद करना है। ये जो इसकी बुनियाद क्या थी? इसकी बुनियाद थी क्वांटम थ्योरी की बुनियाद थी हमारे पास। ये आपकी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है और आपने इसको ये याद करना है, बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने एटम के बारे में जो थ्योरी दी थी ना, वो कब दी थी? 1913 के अंदर। इन 1913 के अंदर नील बोहर प्रपोज्ड का मतलब होता है पेश करना। एक मॉडल किस चीज़ का मॉडल पेश करा? एटम का। डैट वाज कंसिस्टेंट
जो मुताबिकत रखता था, जो मिलता जुलता था, किससे मिलता जुलता था? रदरफोर्ड मॉडल। समझ आ गया? 1913 के अंदर नील बोर ने एटम के बारे में एक मॉडल पेश किया और वो किससे मिलता जुलता था? वो रदरफोर्ड से मिलता जुलता था हमारे पास। ये समझ आ गया? इसके बाद जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने बोर्ड में वो ये वाले पॉइंट्स आने होते हैं। मेन पास्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। पास्टुलेट्स का मतलब मैंने पहले बता दिया था, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके जो बोर के एटॉमिक थ्योरी के नज़रिए के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो हमारे पास 4 हैं आपकी बुक के अंदर। पहला पॉइंट क्या होता है हमारे पास? ये आपको पता है, ये एक छोटा सा क्या है? एक छोटा सा ये एक एटम। क्या है ये? एटम। एटम के अंदर ना 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है हमारे पास। यानी कि हम कह सकते हैं एक जो एटम होता है ना, उसके अंदर 3 लोग पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता हमारे पास। ये समझ आ गया? इसके अलावा जो न्यूक्लियस एटम के दरमियान में एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। समझ आ गया? इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। और वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन की वजह से होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, तो आपने बता देना है न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर वो आपसे फिर पूछे कि न्यूट्रॉन की वजह से क्यों नहीं होता, तो आपने बता देना है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास। समझ आ गया? और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं शेल। इसके इर्द गिर्द क्या पाए जाते हैं? इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं शेल। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। ये जो शेल होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया? एक एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक एटम के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इर्द गिर्द पाए जाते हैं शेल। शेल के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे पास। ये इसी तरह जो पहला शेल होता है, पहले शेल को बोलते हैं हम के शेल। क्या बोलते हैं इसको? के शेल। और शेल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्बिट होता है। इसी तरह जो दूसरा शेल होता है, दूसरे शेल को बोलते हैं एल शेल और तीसरे शेल को बोलते हैं एम शेल और चौथे को बोलते हैं एन शेल। समझ आ गया? के शेल के अंदर क्या पाया जाता है? के शेल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जितने शेल होते हैं ना, इन शेल के अंदर क्या पाया जाता है? इन शेल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जो के शेल होते हैं ना, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आपने ये याद करना है, पहले शेल के अंदर 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया? और इसके अलावा जो ये शेल होता है ना, ये क्या होता है? शेल। ये जो शेल होते हैं, इन ये शेल की एनर्जी क्या होती है? शेल की एनर्जी होती है फिक्स। इसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स। जब इनकी एनर्जी फिक्स होती है तो इसको बोल देते हैं एनर्जी लेवल। इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोल देते हैं। समझ आ गया? एक एटम होता है, एटम के इर्द गिर्द क्या होते हैं? एटम के इर्द गिर्द पाए जाते हैं शेल या ऑर्बिट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है हमारे पास। ये और ये जब इनकी इसके अलावा ये जो शेल होते हैं, इनकी शेल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। इसी वजह से इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल। और आपके पास ये वाला पहला पास्टुलेट है हमारे पास। ये द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, रिवॉल्व क्या कर रहा होता है? वो घूम रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर यानी गोल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होता है? वो घूम रहा होता है हमारे पास। ये इसके बाद ईच ऑर्बिट, हर ऑर्बिट हैज़ ए फिक्स एनर्जी। हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जब हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। समझ आ गया? ये पहला पास्टुलेट जिसका टोटल इसके 4 पास्टुलेट से पहला मैंने करवा दिया आपको। सेकंड वाला क्या कहता है हमारे पास? ये
आपको पता है एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है हमारे पास ये। अब ये इसको बोलते हैं के शेल, इसको बोलते हैं एल शेल, इसको बोलते हैं एम शेल। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2, और दूसरे में 8, और तीसरे में 18, और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमारे पास ये। समझ आ गया। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो पहला शेल होता है, पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसकी एनर्जी होती है कम, इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी होती है कम। अब जो दूसरा शेल है, दूसरे शेल के अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और तीसरे शेल के अंदर एनर्जी क्या होती है, और भी ज़्यादा होती है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से नज़दीक होते हैं उनकी एनर्जी होती है कम, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किस चीज़ का निशान होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है अगर एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे फासला न्यूक्लियस से ज़्यादा होता रहता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। समझ आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर मौजूद है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। दूसरे शेल के अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, पहले से। और तीसरे शेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। और किससे ज़्यादा होती है, दूसरे से भी ज़्यादा होती है, और तीसरे से भी ज़्यादा होती है हमारे पास। यानी कि न्यूक्लियस से जितना फासला इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता रहता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज़्यादा होती रहती है हमारे पास। ये समझ आ गया आपको। ये पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और दूसरे शेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, और तीसरे शेल में उससे ज़्यादा, और चौथे शेल के अंदर उससे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है हमारे पास। ये द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। समझ आ गया। अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होती जाती है हमारे पास। ये इसके अलावा दी फर्दर, फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है दूर। दी फर्दर द इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, कहाँ से दूर होगा, न्यूक्लियस से, दी मोर एनर्जी इट हैज़, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती रहती है हमारे पास। ये समझ आ गया। मैंने 2 पार्टुलेट्स करवा दिया आपको। अब तीसरा वाला हमारे पास ये वाला है हमारे पास। ये अब ना आपको पता है एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है हमारे पास। और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, इसके इर्द गिर्द पाया जाता है शेल, इसके इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, शेल। और शेल का दूसरा नाम क्या होता है, शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। समझ आ गया। इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और घूमने को क्या बोलते हैं, रिवॉल्व। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं हमारे पास। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्पीड होती है। इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, स्पीड। और स्पीड को हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, यानी कि कुछ स्पीड से ये घूम रहा होता है। और इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वजन भी होता है, इसका कुछ ना कुछ यानी कि मास भी होता है हमारे पास। यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड यानी कि v, और इसका मास यानी कि m, यानी कि mv का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास और मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। एक जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसके पास वेलोसिटी भी होती है यानी कि v, और इसके अलावा इसका मास भी होता है यानी कि m होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके अलावा जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, तो ये बिल्कुल फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है, और ये जो फासला होता है ना न्यूक्लियस से लेके ये शेल का जो दरम्यान में फासला होता है, इसको वो क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसका फार्मूला बन जाता है mvr। क्या बन जाता है, ये mvr। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका मोमेंटम है, और इसके अलावा सर्कुलर पाथ यानी गोल घूम रहा है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोल देते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr। m यानी कि मास, v मतलब कि वेलोसिटी, r का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है हमारे पास। ये इसके अलावा mvr इज इक्वल टू होता है
इसके अलावा ये जो पूरा सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल होता है हमारा 360, कितना होता है हमारे पास ये 360 डिग्री होता है हमारा, पूरा सर्कल कितना होता है ये 360 होता है हमारे पास ये। इसके अलावा 360 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई, क्या लिख सकते हैं 2 पाई। और ये जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, कितनी होती है 1, जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से तो जवाब क्या आ जाएगा 360, यानी कि जो पूरा सर्कल होता है ना वो कितना होता है वो 360 होता है। तो इसका फार्मूला बन जाता है MVR इज इक्वल टू 2 पाई, क्या हो जाता है हमारे पास 2 पाई। इसके अलावा अगर ये पहले शेल के अंदर बात करेंगे तो n की वैल्यू बोलेंगे हम n इज इक्वल टू 1, अगर दूसरे शेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, अगर तीसरे शेल के अंदर बात करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि इसका फार्मूले में एंगुलर मोमेंटम डिवाइडिंग बाय 2 पाई यानी कि 360, और ये n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, शेल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है एच, क्या आ जाता है एच, एच का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी, ये जो बोहर ने एटम के बारे में जो थ्योरी दी थी ना, इसकी बुनियाद किस पर थी, क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी किसने पेश करी थी, ये मैक्स प्लांक ने पेश की थी, इसी वजह से ये एच आ जाता है। एच का मतलब क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है हमारे पास, ये समझ आ गया। इसके अलावा एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 ऑर्बिट है, कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कभी भी नहीं घूमता। जो भी इलेक्ट्रॉन है ना वो सिर्फ किसके अंदर घूमता है, फिक्स या पहले शेल के अंदर घूमेगा या दूसरे शेल के अंदर, और दरमियान में नहीं पाया जाता, समझ आ गया। यानी कि जो शेल का जो फार्मूला होता है ना, एक शेल का फार्मूला क्या होता है, MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडिंग बाय 2 पाई। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो बोल देंगे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिर रहा है, पहले शेल के अंदर। अगर n की जगह में कीमत रख दें तो 2 का मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिर रहा है, वो दूसरे शेल के अंदर मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n की वैल्यू 3, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिर रहा है, वो तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होता है, वो घूम रहा होता है हमारे पास, ये समझ आ गया। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन वो किस में घूम रहा होता है, वो ऑर्बिट या शेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होता है। उस ऑर्बिट का फार्मूला क्या होता है, या शेल का MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडिंग बाय 2 पाई, NH डिवाइडिंग बाय 2 पाई। और MVR का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, n का मतलब क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है हमारे, और 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 होता है हमारे पास, ये समझ आ गया सारा। ये n का मतलब क्या होता है, वेयर n इज दी ऑर्बिट या शेल नंबर हैविंग वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन होता है हमारे पास ये। और h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और ये आपने वैल्यू याद करनी है अभी, समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ दी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूमता है पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर। और इन सब का फार्मूला क्या होता है, इन सब का फार्मूला होता है MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडिंग बाय 2 पाई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ओनली इन दोज ऑर्बिट, सिर्फ उन ऑर्बिट के अंदर, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है MVR, क्या मतलब होता है इसका MVR, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है MVR के अंदर। इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है n, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है n, इंटीग्रल का मतलब होता है 1 2 3 4, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके अंदर घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम के अंदर, और वो किस चीज़ के मल्टीपल होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडिंग बाय 2 पाई, h डिवाइडिंग बाय 2 पाई होता है हमारे पास, ये समझ आ गया। एक जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, या तो वो पहले ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, या तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर, या तीसरे ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, और इनका फार्मूला ये होता है NH डिवाइडिंग बाय 2 पाई। और ये जो n की वैल्यू होती है ना, ये कभी भी हाफ नहीं होती, ये कभी भी हाफ वगैरह नहीं होती है हमारे पास, ये इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, पहले में घूमेगा, दूसरे में घूमेगा, तीसरे में घूमेगा, उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है हमारे पास। समझ आ गया ये वाला पॉइंट भी आपको। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 इसका, अब अगर ना हमारे पास ना ये एक हमारे पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास। ये जो पहला शेल होता है, पहले शेल को बोलते हैं K शेल, L शेल, M शेल बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल के अंदर, किसके अंदर मौजूद है,
अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल के अंदर, अगर ये जाना चाहता है तीसरे शेल के अंदर, किसमें, दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तीसरे शेल के अंदर, तो अपने अंदर ये एनर्जी को क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी को करेगा जज़ब, अपने अंदर एनर्जी को क्या करेगा, जज़ब करेगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक मेरे पास गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर मैं अगर गैस भरूंगा तो वो गुब्बारा नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि गुब्बारे के अंदर हमने गैस को क्या करा, जज़ब करा। अगर गुब्बारा नीचे था, अगर इसको लेके जाना चाहते हो ऊपर, इस गुब्बारे के अंदर मैं गैस को क्या करूँगा, फिल करूँगा, फिल करने के बाद ना ये गुब्बारा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल में और वो जाना चाहता है तीसरे शेल के अंदर, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, वो अपने अंदर एनर्जी को करेगा जज़ब, अपने अंदर एनर्जी को क्या करेगा, जज़ब करेगा। समझ आ गया। इसके अलावा अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तीसरे शेल के अंदर, किसके अंदर मौजूद है, तीसरे शेल के अंदर मौजूद है, उसको हम किस में लेकर आना चाहते हैं, उसको दूसरे शेल के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो उसके अंदर से एनर्जी को क्या करेंगे, उसके अंदर से एनर्जी को करेंगे खारिज, उसके अंदर से एनर्जी को क्या करेंगे, खारिज करेंगे। अगर गैस के गुब्बारे को ऊपर लेके गए तो हमने हवा क्या करी थी, उसने फिल करी थी। अगर चाहते हैं कि गुब्बारे को हम दोबारा नीचे ले आए तो उसमें से गैस को क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। वो नीचे से ऊपर जाना चाह रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, जज़ब करेगा। अगर तीसरे से आना चाहता है पहले के अंदर तो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और इसके अलावा ये जो पहला शेल होता है इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट बोलते हैं। और ये वाला क्या होता है, ये होता है हायर एनर्जी ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिट हम बोलते हैं। समझ आ गई। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जाना चाहता है हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर तो वो अपने अंदर एनर्जी को जज़ब करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से आना चाहता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर तो वो एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को खारिज करेगा, क्या करेगा, इमिट करेगा। समझ आ गए। तो ये वाला इसका पास्टुलेट्स है हमारे पास। ये लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड, लाइट यानी कि एनर्जी की फॉर्म होती है, लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड, लाइट को जज़ब करेगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। समझ आ गया। एनर्जी को क्या करेगा, जज़ब करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी ऑर्बिट एंड इमिट, और बाहर निकालेगा कब, वैन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन फॉल ऊपर से क्या करेगा, गिरेगा, किसके अंदर गिरेगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। समझ आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करेगा तो वो क्या करेगा, हायर एनर्जी के अंदर जाएगा, और अगर लोअर हायर से आना चाहता है लोअर के अंदर तो एनर्जी को क्या करता है, वो खारिज करता है। समझ आए। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है के शेल के अंदर, के शेल के अंदर, ना तो वो, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाना चाह रहा तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को खारिज करता है ना तो वो एनर्जी को जज़ब करता है। इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर यानी कि के शेल के अंदर मौजूद है तो वो ना तो एनर्जी बाहर निकालेगा और ना तो एनर्जी जज़ब करेगा। डज नॉट रेडिएट, ना तो खारिज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी को। ये समझ आ गया। ये इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है हमारे पास ये। अब ये जो शेल होता है ना, इस शेल की एनर्जी क्या होती है, इस शेल की एनर्जी होती है फिक्स, इस शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब कि पहले शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है, दूसरे शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, तीसरे शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स, चौथे शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इसी वजह से इसको तो बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब क्या होता है, फिक्स एनर्जी। समझ आ गया। अगर ना इस शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसकी भी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि अगर मेरे पास जो पहला शेल है, पहले शेल में जो एनर्जी होती है ना वो कितनी है, पहले शेल की एनर्जी है 5, यानी कि ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है 5, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 5 होगी हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा शेल है, दूसरे शेल में एनर्जी कितनी होती है, फॉर एग्जांपल कितनी हो गई, 10 हो गई। इसी तरह जो तीसरा शेल है, तीसरे शेल में एनर्जी कितनी है, 15 है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहता है, शेल दूर जाता रहता है, इसकी एनर्जी क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। इसी तरह हमारे पास जो शेल है इसका पीरियड नंबर कितना हो गया, 4, और शेल नंबर कितना हो गया इसका 4, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 20 होगी हमारे पास। ये समझ आ गए।
तो अगर ना इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है दूसरे शेल के अंदर, किस में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है दूसरे शेल के अंदर, इसकी एनर्जी कितनी है, E2 = 10, और किस पहले शेल की एनर्जी कितनी है, E1 है हमारे पास। ये समझ आ गया, पहले शेल की एनर्जी 5 और दूसरे शेल की एनर्जी कितनी है, 10, यानी कि पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 और दूसरे शेल के अंदर एनर्जी कितनी है, 10 है हमारे पास। ये अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे से आना चाहता है पहले शेल के अंदर, किस में आना चाहता है, दूसरे से आना चाहता है पहले शेल के अंदर, तो इसकी एनर्जी कितनी है, 10, तो वो पहले शेल में आने के लिए अपनी एनर्जी को कितनी करेगा, वो कम करेगा, यानी कि बाहर निकालेगा, कितनी निकालेगा, वो 5 मज़ीद निकालेगा। तो उसको इस आंसर निकालने का तरीका ये होता है, तो 10 - 5 क्या आ जाएगा, 10 - 5 = आ जाएगा 5, यानी कि E2 - E1। समझ आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर मौजूद है, वो किस में आना चाहता है, वो पहले शेल के अंदर आना चाहता है, तो अपने अंदर एनर्जी को क्या करेगा, वो अपने अंदर एनर्जी को कम करेगा, और कितना कम करेगा, वो मज़ीद 5 को इसमें से क्या करेगा, माइनस करेगा, और जवाब कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 एनर्जी को कम करेगा, तो खुद की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5, तो यानी कि दूसरे शेल वाला इलेक्ट्रॉन पहले में आ सकता है, यानी कि इसने जो एनर्जी निकालेगा ना, वो फिक्स एनर्जी निकालेगा, कितनी है, अपने अंदर से एनर्जी क्या करेगा, वो फिक्स निकालेगा, यानी कि अपने अंदर से एनर्जी को 4 निकाल, कोई फ़ायदा नहीं, कम से कम कितनी फिक्स निकालेगा, कितनी फिक्स निकालेगा, 5 क्या करेगा, निकालेगा, जिसके बाद वो पहले शेल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो किस में आना चाहता है, पहले शेल के अंदर आना चाहता है, तो -15 - 10, तो जवाब कितना आ जाएगा, 10, तो 10 अपने अंदर से 10 की एनर्जी को बाहर निकालेगा, जैसे एनर्जी को बाहर निकालेगा तो खुद के पास कितनी रह जाएगी, 5, तो वो पहले शेल के अंदर आ सकता है हमारे पास। ये समझ आ गया, ये इस तरह होता है हमारे पास ये वाला सिस्टम। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट = होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होती है हमारे पास। ही आपके बुक में ये वाला लिखा हुआ पैराग्राफ, द एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि जो हीट की फॉर्म होती है, द एनर्जी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बाहर निकाल रहे होते हैं, इज़ एग्जैक्टली इक्वल, ये बराबर होती है, टू द डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि डेल्टा ई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किसमें, एनर्जी में, E2 - E1, ये मैंने आपको समझा दिया ही है। इसके अलावा फिर डेल्टा ई इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ऑर्बिट्स, आप कोई भी ऑर्बिट ले सकते हो विद एनर्जी, इन्होंने कौन सा लिया हुआ है, E1 एंड E2 लिया हुआ है हमारे पास। से समझ आ गया। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।